अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन से वो है 5.2 मास ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ जो है वो हमने फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक मास है, एक बॉडी जिसका मास m है और जमीन के सरफेस के ऊपर वो पड़ा हुआ है। ये जमीन का सरफेस है, उसके ऊपर आपके पास एक बॉडी m जो है वो मास के साथ पड़ा हुआ है और इसके सेंटर से लेके यानी इस बॉडी से लेके जमीन के सेंटर तक यानी दोनों के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ r e के इक्वल है और इस जमीन का मास जो है वो मास ऑफ अर्थ m e के इक्वल है। तो फ्रॉम दिस बाय हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बेसिकली इसमें हमने मास ऑफ अर्थ जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो अगर उसको डिफाइन करें तो F इज इक्वल टू G हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा G m1 मींस ये स्मॉल जो है हमारे पास m e ओवर r स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स बनती है। ये हमारा फर्स्ट जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो G मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के जो हमारे पास फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू G m1 m2 दोनों बॉडीज का मास डिवाइडेड बाय उनके दरमियान के डिस्टेंस के इक्वल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये इनका स्क्वायर है, डिस्टेंस है उसका स्क्वायर और ये दोनों मासेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास F की ये वैल्यू आ जाएगी। आल्सो वी नो कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है F इज इक्वल टू होता है W के, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी के। ग्रेविटी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेसिकली वो किसके इक्वल होती है, वेट के। तो वेट इज इक्वल टू होता है m into g। m इसमें जो है वो मास है बॉडी का और g जो है वो ग्रेविटेशन जस्ट इस बॉडी के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास टू, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये F और F दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहां से आएगा mg इज इक्वल टू g m ओवर r स्क्वायर, यानी ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या है, हमने इनको क्या किया, कंपेयर। तो यहां से ये m और ये m जो है वो दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से एक रिलेशन बनेगा दैट विल बी g इज इक्वल टू यहां पे g m e ओवर r स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये जो g है ये हमारे पास है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और ये जो g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 10 होती है और इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11। ये हम देख चुके हैं, g की वैल्यू होती है 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है और ये जो g है इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर होती है। ये दोनों वैल्यूज आप याद रखें, दोनों का डिफरेंस अक्सर क्वेश्चन आता है ये। तो यहां से अगर m e मास ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है, ये r के नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m e इज इक्वल टू ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कैपिटल G जो है नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा। तो m मास ऑफ अर्थ हमारे पास जो है वो g r e स्क्वायर ओवर g। तो ये सारे कांस्टेंट हैं, g भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है और g कैपिटल वो भी क्या है, कांस्टेंट है। इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो है मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें F इज इक्वल टू m e ओवर r स्क्वायर। फिर हमने ग्रेविटी की डेफिनेशन से m g के इक्वल किया, दोनों को कंपेयर किया और वहां से m e को फाइंड किया। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। अगर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास याद रखें g और उसकी r की वैल्यू जो होती है वो 6 × 10⁻24 मीटर होती है, ठीक है। तो r की वैल्यू 10⁻6 होती है, ये 6 × 6.4 6.4 × 10⁻6 मीटर जो है वो इसका वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये। और g की वैल्यू को है तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आएगा इज इक्वल टू g की वैल्यू है 9.8 r स्क्वायर यानी कि 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय g की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। तो इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम।
तो ये स्टूडेंट्स जो है हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F g m1 m2 ओवर r स्क्वायर और F mg, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, वहां से me को फाइंड करेंगे, me की जगह पे जो बाकी चीजें उसके अंदर टर्म्स है g r और g, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो है वो इसका मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही एक टॉपिक है बट थोड़ा सा जो है वो इससे क्योंकि बुक के ऊपर अलग से टॉपिक का नाम दिया हुआ है, वो है 5.3 वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड। स्टूडेंट्स टॉपिक है कि वेरिएशन इन ऑफ g जो है ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसी फार्मूला को हम स्टूडेंट्स आगे लेके चलेंगे। यहां पे हमने फाइंड किया था कि g इज इक्वल टू g me ओवर r स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस फार्मूला के अंदर कहता है कि आपने ये बताना है कि ये जो g की वैल्यू है ये एल्टीट्यूड के साथ इसके अंदर क्या वेरिएशन आती है। तो स्टूडेंट्स पहले आपको पता होना चाहिए एल्टीट्यूड क्या चीज है। एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग हाइट, मतलब ये देखें बॉडी अभी जमीन के बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ा है, यहां से इसको आप ऊपर लेके जाएं, हाइट के ऊपर लेते जाते हैं अगर, तो जितना जमीन के सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे उसकी वजह से जी के अंदर वैल्यूज क्या किस तरह से चेंज होगी, ये बेसिकली हमारा आज का ये इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है कि जी इज इक्वल टू जी एम ई और आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आसान से अगर देखें यहाँ पे ये जी है, अगर ये दोनों तो हाइट कांस्टेंट है, ये आर है, अगर आर भी रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, अगर इस आर को इंक्रीज करें मींस इसको उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे तो बॉडी क्या होगा। स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा से ड्रा करता हूँ जस्ट लाइक दिस, यहां से अब बॉडी इधर है तो आर इसका डिस्टेंस है, अब इस बॉडी को भी यहां पे लेके चला जाता हूं यहां से, तो इसका मतलब है कि यहां से कुछ एक क्या होगी, बॉडी किसी एक हाइट पे चला जाएगा, तो टोटल यहां सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस वो क्या बनेगा r प्लस h, यानी कि जितना आप बॉडी को हाइट पे लेते जाएंगे ये h की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप रेसिप्रोकल के इनवर्स रिलेशन में r की वैल्यू जितनी इंक्रीज करेंगे g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एल्टीट्यूड के साथ इसकी वेरिएशन ये है कि जितना ज्यादा आप बॉडी को हाइट पे लेके जाएंगे g की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r है, यानी कि हाइट के क्या है ये या रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आप r की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे g की वैल्यू जो होगी वो उसके साथ क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। सिंपल इतना सा आपका ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो इसमें उसने कुछ चीजें दी हैं कि इस रिलेशन को अगर देखें तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, यहां से g की वैल्यू क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप r को इंक्रीज करते हैं। तो ये आपने r को क्या किया कि सरफेस से उठाया और थोड़ा हाइट पे लेके बॉडी को, तो ये वाला साथ में उसके क्या हो जाएगा, एक हाइट आ जाएगी। इसको अगर यूज करें तो g इज इक्वल टू g m e ओवर r की जगह क्या आ जाएगा, r प्लस h स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना बनता है, r प्लस h आ जाता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे वो हाइट में जाते जाते h की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, उसकी मदद से r की वैल्यू h की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, जो आपका रेसिप्रोकल यानी कि नीचे डिनोमिनेटर है ये इंक्रीज होता जाएगा, तो इसकी वजह से g की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर आप जो है वो मजीद इसमें h जो है वो हाइट के ऊपर, ये किसी हाइट के लिए तो g हम इसको लिख सकते हैं g h इज इक्वल टू g m e ओवर r जो है वो r प्लस h होल स्क्वायर। इसमें भी स्टूडेंट्स g m e और r कांस्टेंट है, h की वैल्यू यहां पे आज से आपने इसको 10 किलोमीटर जो है वो इंक्रीज किया, तो यहां पे 10 किलोमीटर वैल्यूज पुट करके इसको मजीद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इक्वेशन शोज दैट इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से इस बॉडी का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करते रहें तो वैल्यू ऑफ g विल बी डिक्रीजेस। तो यही रीजन है स्टूडेंट्स कि हाइट के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर g की वैल्यू कम होती है और जमीन के सरफेस के ऊपर g की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप शॉर्टली देखें तो g की वैल्यू जो है जमीन के ऊपर g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है अर्थ के ऊपर। जब आप हाइट पे जाते हैं, मून है, मून आपको पता है कि जमीन से उसका क्या होता है, दूर कहीं, अब ये जमीन है तो मून यहाँ पे कहीं जो है वो जमीन के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो जमीन के ऊपर g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि g इज इक्वल टू होता है 1.6 और कुछ इस तरह की उसकी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जमीन के ऊपर इसकी वैल्यू 9.8 है, हाइट के ऊपर मून के ऊपर जाते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है,
6 हो जाती है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप हाइट में जाते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एल्टीट्यूड के साथ जी का इंक्रीज यही है कि जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका टॉपिक है दैट इज 5.4। 5.4 है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब स्टूडेंट्स सैटेलाइट बेसिकली क्या चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये सैटेलाइट जो है वो हमारे पास क्या चीज होती है। तो सैटेलाइट इज एनीथिंग रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। जमीन के इर्द गिर्द जो भी चीज रिवॉल्व कर रही है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है बेसिकली वो कौन से होते हैं जो कि मैन इंसान ने जो बना के सैटेलाइट जो है जमीन के ऊपर भेजे हुए हैं, जो कि कुदरती नहीं है बल्कि हमने बनाए हैं। दैट सैटेलाइट्स आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो स्टूडेंट्स द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट, अर्थ को नहीं आप कह सकते बट अराउंड अ प्लेनेट वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि प्लेनेट डिफरेंट है। तो अराउंड अ प्लेनेट जो भी चीज रिवॉल्व कर रही हो वो उस प्लेनेट का जो है वो सैटेलाइट कहलाती है। तो जमीन के इर्द गिर्द द वर्ड सैटेलाइट यूजुअली रेफर्स टू अ मशीन दैट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस एंड मूव अराउंड द अर्थ और एनी अदर बॉडी इन द स्पेस। तो सैटेलाइट जो है बेसिकली ये वर्ड यूज होता है किसी एक ऐसी मशीन के लिए जिसको कि जमीन से ऊपर किसी भी एक सैटेलाइट किसी भी एक प्लेनेट के इर्द गिर्द क्या किया लॉन्च किया जाता है, फिर ये जमीन के इर्द गिर्द या उस प्लेनेट के इर्द गिर्द क्या करता है रिवॉल्व करता रहता है। स्टूडेंट्स हमें पता है हम कई दफा देखते हैं टीवी चैनल जो है हमारे डिफरेंट, जब हम उनके डिफरेंट सिग्नल्स को देखते हैं तो हम कहते हैं जी सैटेलाइट की मदद से चल रहे हैं। तो सैटेलाइट बेसिकली हमने भेजा हुआ एक टेलीकम्युनिकेशन का एक छोटी सी हमारी मशीन है एक, जिसको कि हमने जमीन के इर्द गिर्द घूमने के लिए भेजा हुआ या उसको रिवॉल्व करवाने के लिए। इसी तरह से आप देखें पोजिशनल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जमीन के ऊपर आप किसी भी चीज की पोजीशन एकदम से फाइंड कर सकते हैं, तो वो किसकी मदद से होता है सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट जो है वो क्या है कि जमीन के इर्द गिर्द मूव करता हुआ वो ऑब्जेक्ट है जो कि जमीन के इर्द गिर्द मूव करते हुए उससे कोई इंफॉर्मेशन क्या करता है कलेक्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो सैटेलाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल जो कि कुदरती होते हैं, दूसरे जो है वो मैन मेड होते हैं यानी कि जो इंसान बना के भेजता है। तो नेचुरल सैटेलाइट जो है एक हमारा वो मून है, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ के वो जमीन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है रिवॉल्व कर, तो जमीन के इर्द गिर्द जो चीज रिवॉल्व कर रही है वो उसका क्या है सैटेलाइट है। तो मून इज अ सैटेलाइट, ठीक है, तो जमीन का एक सैटेलाइट है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर दोज व्हिच हैव बीन सेंट by scientists in space. The satellites are launched from Earth for the purpose of इनका जो फायदा होता है सैटेलाइट का, इनका पर्पस होता है नंबर 1 इसमें आप ये कह सकते हैं कि इनका बेनिफिट ये होता है कि इनकी मदद से जो है वो साइंटिफिक रिसर्च की जाती है। वायरलेस कम्युनिकेशन जो है उनका फर्स्ट पर्पस है। सेकंड वन जो है वो आप इनका कह सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी ये जो है वो जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कराए जाते हैं। डिफरेंट जो है वो नेविगेशन सिस्टम को भी आप देखेंगे। उसके अलावा जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपको पता है एक दिन पहले 2 दिन पहले या एक वीक पहले भी इवन जो है वो बता दिया जाता है कि नेक्स्ट वीक में मौसम ऐसा होगा। तो वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो सैटेलाइट की मदद से की जाती है। देन उसके अलावा जो है वो इंटेलिजेंस के लिए इंटेलिजेंस या जासूसी वगैरह के लिए डिफरेंट एजेंसीज जो होती हैं उनके अपने सैटेलाइट होते हैं जो कि जमीन के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करवा रहे होते हैं डिफरेंट वर्क के लिए। तो ये सारे जो है वो उसके यूज है। और सैटेलाइट्स मोशन इज गवर्न्ड बाय द सेम फिजिक्स प्रिंसिपल एंड ओबेज द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो बेसिकली ये फिजिक्स प्रिंसिपल को जो है वो सारे क्या करते हैं ओबे करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है वो होल्ड करते हैं, ग्रेविटी की मदद से जो है वो जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ
इन डिफरेंट ऑर्बिट्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये किस वजह से घूम रहे होते हैं जमीन के इर्द-गिर्द? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हम वो फोर्स जो है उसको आगे डिफाइन करते हैं कि क्या हम उसको जो है वो किस तरह से, बेसिकली इस टॉपिक में हमने वो स्पीड फाइंड करनी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड जिसके साथ बॉडी जमीन के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करेगा तो वो जमीन की तरफ वापस नहीं गिरेगा। वो स्पीड हमने जो है बेसिकली रिवॉल्विंग उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है उसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स लेट्स से कि हमारे पास यहां पे अगर अर्थ है तो स्टूडेंट्स हम ये लेट्स से कंसीडर करते हैं कि उसके इर्द-गिर्द जमीन के इर्द-गिर्द यहां पे एक बॉडी जिसका कि मास m है वो जमीन के इर्द-गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये कोई सैटेलाइट है जो उसकी जमीन के इर्द-गिर्द घूम रहा है। तो जमीन के सेंटर से लेके यहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? r। r मींस बेसिकली क्या है? उसका रेडियस है, इसके सर्कल का जो है वो रेडियस है बेसिकली, ठीक है। वो उस r के साथ जो है वो क्या कर रहा है? जमीन के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, जमीन के इर्द-गिर्द घूम रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी बॉडी जो किसी सर्कल में घूम कर रहा होता है उसके लिए एक फोर्स होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। सेंट्रीपिटल फोर्स ये फोर्स होती है हमारे पास, ये वो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को सेंटर में या सर्कल में घूमने के लिए जरूरी चाहिए होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी तरह से हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है g m। एक तो m ये मास है इसका, दूसरा m जो है वो कैपिटल वो किसका है? मास ऑफ अर्थ है, और डिवाइडेड बाय r हमारे पास क्या है? इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, दैट इज r स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर 1 and 2, तो यहां से mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g m ओवर r स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को mv स्क्वायर ओवर r, यहां से ये स्क्वायर और ये r कैंसिल होगा, यहां से m और ये जो m है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू g m ओवर r आ जाएगा हमारे पास। v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी g m ओवर r। तो इसमें g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और r आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ दी अर्थ। ये जो रेडियस है हमारे पास ये उसकी वैल्यू है। तो अगर ये रेडियस ऑफ ये r जो है वो इफ r इज इक्वल टू किसके हो? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो, तो देन हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू g m ओवर r, और इस पूरे का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर था, v फाइंड करना था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जो है वो ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, तो g m ओवर r। तो यहाँ से v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई m की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 और डिवाइडेड बाय r की वैल्यू जो है हमने फाइंड की, हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 होती है। इस सारे को अगर सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो v की वैल्यू जो होती है वो आती है 7900 मीटर पर सेकंड। या ये जो v की वैल्यू है v इज इक्वल टू होगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, या इसको 8 किलोमीटर पर सेकंड भी सिंपली लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो मिनिमम स्पीड है, अगर किसी सैटेलाइट को इतनी स्पीड दी जाए तो तभी वो जमीन के इर्द-गिर्द क्या कर सकता है? रिवॉल्व कर सकता है, और इस स्पीड को जो है वो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट भी कहते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट के ऊपर अगर बॉडी मूव कर रहा हो तो उस सूरत में उसको जो है वो मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए? 7.9 10 टू पावर 3 या 10 टू पावर 3 को हमने जो है किलोमीटर पर सेकंड लिखा है। तो ये तकरीबन स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास वो स्पीड है जिसके साथ के बॉडी रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में सबसे पहले हमने मास ऑफ द बॉडी फाइंड किया, मास ऑफ द अर्थ बेसिकली। तो मास ऑफ अर्थ फाइंड करने में वहां पे हमारे पास स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा था, उसको हमने डिस्कस किया कि एल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है। तो हाइट के साथ g की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। देन हमने सैटेलाइट को पढ़ा, सैटेलाइट होता क्या चीज है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से हैं और उनका पर्पस क्या है, क्यों हम उनको जो है वो आसपास जमीन के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट भेजते हैं,
और फिर हमने देखा कि कितनी स्पीड चाहिए किसी भी सैटेलाइट को जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।